हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब पॉइंट वाइज दिया हुआ है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है, दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, या लोहे का जो तवा होता है या कोई कील या कोई तसला को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, या अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है या हम सांस लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं तो क्या होता है। गर्मियों में जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो दूध जो होता है कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, या किसी भी लोहे के सामान जैसे तवा हो, तसला हो या कील हो, उसको अगर आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब अंगूर को खुले में छोड़ दीजिए तो उसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भोजन का पकाया जाता है, भोजन को, कच्चा भोजन को अगर पका दें तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। उस भोजन को जो हम लोग खा लेते हैं वो भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट, हमारा शरीर उस भोजन को पचा लेता है, और एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएँ हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे ये जो प्रक्रियाएं हैं जब ये हो जाती हैं तो इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक स्थिति थी वस्तु की, वो जो प्रकृति थी या जो पहचान थी, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे ये सब क्रियाकलाप आपको दिए गए थे ऊपर की, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा जो होता है अगर उसको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब अंगूर में से जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। भोजन का पकाया जाना, अगर कच्चे भोजन को पका दिया जाता है तो उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति होती है तथा पहचान होती है, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यही परिवर्तन जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब इन सारी परिस्थितियों में कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तभी उसकी प्रारंभिक जो स्थिति होती है वस्तु की, उसकी प्रकृति या पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, या रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। इसके लिए हम इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे एक मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मतलब एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए जिसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर हो, उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। रेगमाल मतलब जैसे सैंड पेपर होता है, बालू कागज होता है, रेगमाल मतलब बालू कागज, उसी से आप रगड़ करके उस मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लें। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। दहन का मतलब जलाइए, उसको जलना, दहन मतलब होता है जलना, उसको जलाइए। तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए।
मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह जो चूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह चूर्ण बनता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, अर्थात जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, तो यह मैग्नीशियम रिबन जो होता है एक श्वेत चूर्ण मतलब सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो पाउडर होता है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण या पाउडर है। ऐसा क्यों होता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं या दहन करते हैं उसका, तब वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वह मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाती है। अतः यह जो परिवर्तन होता है मैग्नीशियम रिबन में, उसकी प्रारंभिक स्थिति के बाद उसमें कुछ न कुछ उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। पहले वो मैग्नीशियम रिबन एक फीते के आकार का था। दहन करने के बाद जब उसको गर्म किया जाता है तो वह वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। और यह पाउडर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। और यह पूरा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। फिगर के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पर एक छोटा सा फीते के आकार का मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, चिमटे की सहायता से इसको पकड़ा गया है। ये आपका बर्नर है और एक वॉच ग्लास कहने का मतलब होता है कि एक ऐसी तस्तरी जो शीशे की हो, कांच की हो, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो आर पार देखा जा सके, जिसमें से इस वॉच ग्लास में मैग्नीशियम रिबन को जब यहाँ पे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, सबसे पहला काम कि मैग्नीशियम रिबन को एक रेगमाल से मतलब सैंड पेपर या बालू कागज़ से रगड़ कर साफ़ कर लें। फिर एक बर्नर की सहायता से उसको गर्म करें। तो गर्म करते समय इसके अगल बगल जो वायु मौजूद होती है, यह मैग्नीशियम रिबन उस वायु से, यानी कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे मैग्नीशियम रिएक्ट करके एक पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो इस वॉच ग्लास में यहाँ पे दिखाया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। यह जो पाउडर होता है, जो चूर्ण होता है, वह सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। अतः मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति कि वह एक फीते के रूप में था, लेकिन जब बर्न किया गया, इसको जलाया गया, तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यह एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो गया, चूर्ण के रूप में, श्वेत चूर्ण मतलब सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यह जो परिवर्तन होता है पदार्थ के प्रकृति में तथा स्थिति में जो परिवर्तन होती है, यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम रिबन जो है एक श्वेत चूर्ण में, सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो गया, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। कुछ और क्रियाकलाप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.2 का ले लीजिए कि एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, लेड मतलब शीशा, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, आपने क्या प्रेक्षण किया। या एक और क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 1.3, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। क्या दस्ते के दानों में मतलब जिंक के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? अतः ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो क्या क्या परिवर्तन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। वह कुछ इस प्रकार है
कि वस्तु जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन का मतलब कि अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर वो सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड में बदल गया, या अगर लिक्विड है तो क्या वो गैस में बदल गया। मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, या उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब रंग में परिवर्तन, या गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा हो, या तापमान में परिवर्तन हो रहा हो। इन चारों परिवर्तनों में से अगर कोई भी एक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने का मतलब है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या रंग में परिवर्तन हो सकता है, या किसी प्रकार की गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन आ सकता है। तो इन चारों स्थितियों के आधार पर, इन चारों में से किसी भी एक स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों का मतलब जैसे कि पौधों की वृद्धि भी आप देख रहे होते हैं कि जो पौधों की परिवर्तन होती है, पौधे जो है छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो ये जो परिवर्तन होता है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ऐसी होती है। तो बहुत सारे परिवर्तन है, जैसे कि पेड़ों से पत्तियों का गिर जाना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है, और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। पौधों के द्वारा भोजन बनाना, स्वयं अपने आप के लिए भोजन बनाना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में भी आसपास बहुत से परिवर्तनों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि किसी न किसी रूप में उस वस्तु में परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन उसकी अवस्था में हो सकता है, रंग में हो सकता है, या उसके तापमान में हो सकता है। तो ये जो सारे परिवर्तन होते हैं यह निर्देशित करते हैं या बताते हैं कि उस वस्तु में कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन होने का तात्पर्य यह है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम बहुत सारे क्रियाकलापों को, अपने अगल बगल हो रहे परिवर्तनों को देख करके बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए 4 मेन पॉइंट आपको दिए गए हैं, मुख्य बिंदु हैं। पहचानना है कि अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, रंग में परिवर्तन हो गया तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, या वस्तु के तापमान में परिवर्तन हुआ है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का ही विवरण लेकर के बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन, मतलब मैग्नीशियम से जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो यह मतलब मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो फीते के आकार का था अब वह एक चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे कि ये लाइन आपका है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जब दहन हुआ तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर आपका तीर का निशान है जिसको एरो बोलते हैं, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो गए जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा गया। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इन्हीं दोनों में रासायनिक परिवर्तन होता है। अतः इन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नए पदार्थ का निर्माण किए तो जो नया पदार्थ बना उसे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, अतः ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस अभिक्रिया में किसने भाग लिया था? मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। तो जो परिवर्तन हुआ वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हुआ, तो अतः मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिकारक कहा जाएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई, एक नया पदार्थ बना जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे और नया पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग अर्थात पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसा कि बताया गया कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपके अभिकारक हैं तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका उत्पाद है, और इन दोनों के रिलेशन को जो मध्य में इनके रिलेशन को जो दर्शाया जाता है, परिवर्तन को जो दर्शाया जाता है, उनके बीच एक तीर का निशान यानी कि एरो का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। तो ये एरो इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांटता है। एरो का बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है उसको हम LHS लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, मतलब बाएं तरफ का है भाग, और एरो के दाहिने तरफ का हिस्सा जो वो RHS राइट हैंड साइड कहलाता है। बाएं तरफ मौजूद जितने भी अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, उनके बीच योग का चिन्ह लगा करके दर्शाते हैं। तथा एरो के बाद मतलब तीर के निशान के दाहिने तरफ जो कि उत्पाद होता है, अगर एक उत्पाद है तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, अगर एक से अधिक उत्पाद बन जाते हैं तो उनको भी प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तीर का जो निशान होता है वह उत्पाद की ओर ही होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब ये दोनों मिलकर के इस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जिधर उत्पाद बनता है यह तीर का जो निशान होता है यह उसी की तरफ इंगित किया जाता है। अतः शब्द समीकरण लिखते समय अभिकारकों को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा अगर उत्पाद में एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो उनको भी प्लस चिन्ह के साथ दाएं तरफ लिखते हैं तथा अभिकारकों को तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है।